नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। ये दिन सिकल सेल से पीड़ित मरीजों के रिकॉग्निशन के लिए और सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 19 जून को मनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है सिकल सेल की बीमारी, किसे होता है, कैसे होता है और क्या होगा इसका बचाव और इलाज। तो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एनएचएमआई के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर मुकेश एमडी हैं, जो कि मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिकल सेल वास्तव में है क्या। इसे अगर सरल परिभाषा के तौर पर समझा जाए तो ये क्या है वास्तव में? सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की खून की बीमारी होती है जिसमें कि रक्त की कमी हो जाती है। साथ ही इसमें कुछ लक्षण हैं जो कि जिसमें कि सबसे कॉमन है हाथों जोड़ों में दर्द होना, आँखों का पीलापन होना, रक्त की कमी होना। इसके अलावा बहुत सारी इसमें कंप्लेंट्स हो सकती हैं। ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, यानी कि अपने माँ बाप से आपको जीन जो कैरी करते हैं उनसे आप बच्चों में वो जाती है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक प्रकार की हेमोग्लोबिन की उसमें विकार आ जाता है। यूजुअली हेमोग्लोबिन में दो प्रकार के चेन्स होते हैं जिसमें बीटा एंड अल्फा चेन्स होते हैं। बीटा चेन्स में जब एक चेन में कुछ विकार आता है तो उसको हम सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। जब दोनों चेनों में विकार आ जाता है तो हम उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। साथ ही कुछ अलग प्रकार के हेमोग्लोबिन के विकार जब साथ में आ जाते हैं, जिसमें कि कॉमन जो है HbC, HbD, इस टाइप के अलग प्रकार के जो हेमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जी, वो आ जाने से उसको सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। तो ये बीमारी एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है और आनुवंशिक बीमारी है। जी, जेनेटिक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी को तोड़ने के लिए कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जो परंपरागत तौर पर जो एक ही परिवार में या रिश्तेदारी में जो शादी होती है उसे भी इसे ब्रेक करने के लिए एक तरीका यह भी है कि दूसरे कास्ट में या फिर ये अपने ही परिवार में एकदम करीबी रिश्तेदारी में शादी ना करें। क्या एक बेहतर उपाय हो सकता है? बिल्कुल, इसको हम सिकल साइकिल ब्रेक बोलते हैं। इसमें कि हम समाज में सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं ताकि जो समाज के कुछ समाज वर्ग जैसे कि साहू समाज है, कुर्मी समाज है, इसमें व्यापक रूप से ये पाई जाती है। इसको हम सोसाइटी में एक जागरूक लाएं, बीमारी के बारे में उसको हम जागरूक करें ताकि वो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, जिसमें कि HPLC या HB लैक्टोफोरोसिस जांच करनी होती है, जिससे कि हमको इस बीमारी के बारे में पता चलता है कि आप में सिकल सेल के कुछ अंश हैं क्या, आप सिकल सेल ट्रेट से ग्रसित हैं, यानी कि लघु या छोटी सिकलिंग बोलते हैं, या सिकल सेल एनीमिया जिसको हम बड़ी सिकलिंग बोलते हैं कॉमन भाषा में, उससे ग्रसित हैं। अगर आप अपने विवाह के पहले आप ये टेस्ट कराते हैं तो वर वधू के दोनों की आप मैच करें HB लैक्टोफोरोसिस। अगर उनमें इस प्रकार के नहीं होते हैं, किसी एक में अगर ट्रेट आता है या एनीमिया आता है, उसके पार्टनर में अगर नहीं होता है तो उनके बच्चों में चांसेस है कि नहीं आए या अति ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेट आएगा। यहाँ से हम सिकल सेल साइकिल ब्रेक करते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन में उसका प्रभाव कम हो जाए और धीरे धीरे वो आप उनके जो परिवार से वो विलुप्त हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम सिकल सेल साइकिल ब्रेक बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अहम जानकारी है कि क्या इसे लेकर कोई लक्षण भी है क्या? किस तरीके से पता चलता है कि जो मरीज है इसमें सिकल सेल से संबंधित समस्या है? फिर क्या उसकी पूरी हिस्ट्री को एक बार देखा जाता है कि आगे और क्या कुछ संभव है इसमें? बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया जैसे कि मैंने बताया ये रक्त रोग है जिसमें सबसे कॉमन जो होती है आपकी ब्लड की कमी आ जाती है आपके शरीर में, जिसके कारण आपको थकान महसूस होना होता है, कमजोरी लगती है। इसके अलावा सिकल सेल में क्या होता है, आपकी रक्त कोशिकाएं अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन होती है, जिसके कारण आपकी आंखें
पीली हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, और कुछ कुछ क्राइसिस टाइम में ये बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है। और बाकी सिम्टम्स में आप देखो तो कभी कभी पेट फूला हो जाता है, जिसमें कि स्प्लीन बढ़ जाती है, स्प्लीन की साइज जो है काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे ये रक्त रोग है तो सभी बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि आपकी आंखें में रेटिनल आर्टरी का ऑक्लूजन हो सकता है जी, या आपके लीवर में, जैसे मैंने बताया, आंखें पीले हो सकती है, लीवर की बीमारियां हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, किडनी में आपका यूरिन की कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन हो सकता है। हार्ट में आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि रक्त प्रभाव कम हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, मतलब अचानक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो कि जानलेवा भी कभी कभी साबित हो सकते हैं, जिसमें कि क्राइसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो क्राइसिस जो कि हम डिजीज का हॉलमार्क मानते हैं वो है वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, जिसमें कि रक्त कोशिकाएं जो है वो आपके उसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है, ताकि उसमें रक्त का जो संचलन है वो रुक जाता है, जिसके कारण एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं। इसमें आप हार्ट ले सकते हो, बाकी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, या बोन्स डिजीज जिसमें कि एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हेमोलाइटिक क्राइसिस, जिसमें अत्यधिक मात्रा में आपका रक्त डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आपके हेमोग्लोबिन बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है, जिसको हम हेमोलाइटिक क्राइसिस बोलते हैं। एक है स्प्लेनिक स्क्विस्टेशन क्राइसिस, जिसमें कि आपकी तिल्ली में जाकर तिल्ली में जाकर आपकी रक्त कोशिका जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो लीवर और स्प्लीन की साइज है अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है और ब्लड कम हो जाता है। थर्ड जो है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, आपके जो लंग्स हैं उसमें इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो जाते हैं, प्लस आपके जो चेस्ट में सांस लेने में दिक्कत आती है, इसको हम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कभी कभी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, जैसे कि आपका मौसम चेंज होता है या आपके टेम्परेचर में अत्यधिक बदलाव आते हैं, ठंड की मौसम होती है, या आप अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाका में जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ये प्रेसिपिटेट करते हैं क्राइसिस में। इस वक्त आपको बहुत ध्यान देना होता है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, और कुछ एक केसेस में आपको एडमिट भी होना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब, उपचार की बात करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इससे प्रभावित रहा है और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इसे लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लगातार जूझ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के स्तर की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रभावी कितना इलाज फिलहाल उपलब्ध है? बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया जैसे मैंने बताया एक आनुवांशिक बीमारी है, तो इसमें आप दो प्रकार के उपचार के आप समझ सकते हो। इसमें एक है बचाव, प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया आपको प्री मैरिज काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम नेक्स्ट जनरेशन को साइकिल ब्रेक कर सकें। साथ ही कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स से भी बचाव करना होता है, जिसमें कि आपको अत्यधिक एक्सर्शन नहीं करना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है, बॉडी में आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आपके जो आरबीसीज हैं वो एचबीएस जो सिकल सेल की हेमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइज हो जाते हैं और एक हाशिए प्रकार के शेप ले लेते हैं, जिसको कि हम सिकल सेल्स बोलते हैं, जिसके कारण सेल्स जो है बहुत कठिन हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और उनका जो संचालन है वो रुक जाता है। तो ये चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना है ताकि आपकी जो क्राइसिस में ना जाओ, इसलिए आपको अत्यधिक मात्रा में पानी पीना है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी है, ऊंचाई वाले इलाके में जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है वहां अवॉइड करना है, प्लस एक्सर्शन नहीं लेना है। साथ में अगर ट्रीटमेंट हम आए तो कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि आपके क्राइसिस को प्रिवेंट करते हैं, प्लस क्राइसिस के दौरान आपको मदद करते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो हम सभी पेशेंट को देते हैं उसमें विटामिन्स की मात्रा होती है, चाहे वो फॉलवाइट हो, चाहे जिंक की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा हो। ये सब विटामिन्स आपके एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि सिकलिंग को प्रिवेंट करते हैं, प्लस आपको उसमें ब्लड सर्कुलेशंस में मदद करते हैं। अगर आप
और इसके स्पेसिफिक इलाज में जाएं तो एक जी। हाइड्रोक्सीरिया होती है जो कि काफ़ी बीमारियों में यूज होती है, सिकलिंग में लो डोज में यूज होती है, जिसके कारण आपकी जो सिकलिंग के जो बेसिक जो पैथोलॉजी होती है उसमें आपके जो HbF फिटल हेमोग्लोबिन है उसकी मात्रा बढ़ाता है, जो कि प्राय 6 महीने के बाद, जन्म के 6 महीने के बाद वो कम हो जाती है। ये हाइड्रोक्सिया HbF को बढ़ाता है, प्लस जो RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि सिकल सेल में आपस में जुड़ जाते हैं और ब्लड वेसल्स, रक्त कोशिकाएं में जाम पैदा करते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। इसके कारण आपके जो क्राइसिस हैं, जो पेनफुल क्राइसिस, वेसोक्यूल क्राइसिस मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें कम हो जाता है। आपके जो इंसिडेंट्स जो साल में 4-5 बार 6 बार होते हैं वो 1-2 में आ सकते हैं। इस तरह ये आपको बचाव करते हैं जी। बहुत सारे ऑप्शन है डॉक्टर साहब। न्यूअर डेवलपमेंट में देखो तो कुछ जी नई मेडिसिन आए हैं। जी 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 बताइए। जी, कुछ न्यू मेडिसिन भी आई हैं जो FDA अप्रूवल है, जिसमें कि एक्यूट क्राइसिस में जैसे क्राजिनुमैब जो न्यू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई हैं वो भी क्राइसिस के समय उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी अत्यधिक लाभदायक होती है। साथ ही अगर हम इसके परमानेंट उपचार के बारे में बोलें तो इसमें आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, या जो कॉमन भाषा में हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो इसके परमानेंट उपचार है। अगर आपके पास या HLA मैच डोनर, चाहे वो उनके सिस्टर ब्रदर्स हो या कोई भी, आप मैरो बैंक्स में आप पता कर सकते हो, अगर HLA मैच डोनर मिल जाता है तो आप बोन मेरो ट्रांसप्लांट में भी जा सकते हो। वो भी एक नई टेक्निक है और परमानेंट कंप्लीट क्योर का एकमात्र उपाय है। चलिए डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकूंगा। ऑप्टिकल बोन मेरो ट्रांसप्लांट, क्या कुछ इससे आशा है, उम्मीद है, क्या ऑप्शन बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो सिकल सेल पर हमारी महत्वपूर्ण चर्चा लगातार जारी है। NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ MD डॉक्टर मुकेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उपायों पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। ब्रेक में जाने से पहले एक बेहतर ऑप्शन, एक नई आशा, एक नई उम्मीद बोन मेरो इलाज के रूप में सामने आई है। इससे विस्तारित किया जाए और ये कितना कारगर है और किस तरीके से सिकल सेल को रोका जाए, इसमें कितना कारगर है, ये भी बताइए। देखो, अभी की स्थिति में बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपचार है जो कंप्लीट क्योर, जो हम बोलते हैं कि पूरी तरह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। जैसे कि हमने बताया, इस जेनेटिक बीमारी के सुधार के लिए हम दूसरे एक HLA मैच डोनर, चाहे वो उनके ब्रदर सिस्टर हो या कोई भी जिसके डोनर के मैच HLA मैच टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है, या इवन कुछ एक अंश भी मैच करते हैं, तो हम उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रूप में उनको डोनेट करते हैं। इस दौरान आपकी जो जेनेटिक मेकअप है वो बॉडी का चेंज हो जाता है और आप अपनी तरह पूरी तरह से निजात पा सकते हो इस बीमारी से। ये अभी लेटेस्ट पद्धति में बहुत कारगर रूप से काम करती है और अभी आज की स्थिति में हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि सफलतापूर्वक इस ट्रीटमेंट को निपुण हुए हैं और काफ़ी सरलता से इनका उपचार करते हैं, जिसमें जो नई दवाइयों का और बाकी जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं और एक सेफ, सुरक्षित ट्रीटमेंट इसको मान के आप चल सकते हैं। एकमात्र जो उपचार है उसको आप एडप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ NH में भी हम जो हमारे NH सेंटर्स हैं वहाँ पर इसका उपचार करते हैं। जी, सेंटर्स की बात ही कर रहा था डॉक्टर साहब कि कितना सुलभ और सरल रूप में ये इलाज उपलब्ध है, और साथ ही अगर खर्च की बात करें तो इसमें कितना कुछ खर्च आता है। देखिए, इसमें आपका जैसे कि मैंने बताया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें पहले तो आपको डोनर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको HLA मैच टाइपिंग करनी पड़ती है। आप अपने परिवार में या दूसरे जो मैरो बैंक्स है वहाँ से आपको मैच किए हुए डोनर को आपको इंक्वायरी करनी होगी। अगर आपको मैच हो जाता है उसके बाद आप उनके डोनर से मैरो कलेक्ट करते हो और पेशेंट को उसके बाद ट्रांसफ़र करते हो। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आपको हॉस्पिटल स्टे भी अराउंड आपको 8 से 12 हफ्ते की हॉस्पिटल स्टे होता है। साथ ही जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
जिसमें कि आप इन्फेक्शन वगैरह थोड़ी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, तो उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस को मिलाकर आप अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग होते हैं, टाइम पीरियड के होते हैं, एस्टीमेट देना बहुत मुश्किल है। बट कंपेयर टू प्रीवियस, पहले की अपेक्षा अभी ये बहुत कॉमन उपचार हो गया है। इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कटिंग है वो भी काफ़ी कम हो गई है। हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर में जो सेंटर है उसमें काफ़ी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसके कारण टर्नओवर के कारण जो कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमल हो गई है। जी, तो डॉक्टर साहब आप इसको इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्टाफ भी हैं, वो इस प्रकार के जो प्रोसीजर में वो निपुण हैं, तो कॉम्प्लिकेशन रेट, इन्फेक्शन और बाकी जो ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये सब को ट्रीटमेंट में काफ़ी माहिर हैं। जी डॉक्टर साहब, अब उपचार के साथ ही इन किन बातों का ख्याल रखना होता है? खान पान में क्या विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? और अमूमन जो दूसरी बीमारियां हैं उन बीमारियों में ये सिकल सेल किस तरीके से लगे और क्या कॉम्प्लिकेशन ये बढ़ा सकती हैं? अगर दूसरी बीमारियां किसी व्यक्ति में है, किसी को ये कोई समस्या है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो क्या उसमें सिकल सेल की जो भूमिका, जैसे कि हम देखें शुगर में अक्सर ये देखने को आता है, शुगर जो दूसरी बीमारियों में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है, तो क्या ये भी ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है जो दूसरे बीमारियों से ग्रसित मरीज है उनके लिए? बिल्कुल, पहली बात मैं आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि आप उसके बचाव में क्राइसिस से या कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट, आपके खान पान में आपकी पहली बात तो लिक्विड तरल पदार्थ की अत्यधिक मात्रा होनी चाहिए। पानी आपको अत्यधिक मात्रा में पीना चाहिए, प्लस आपके जो खान पान में विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच होना चाहिए, खासकर विटामिन सी, फॉलिक एसिड्स, जिंक, और जितने भी जिसमें कि आप फल जैसे अनार जो है, पोमीग्रेनेट जो है, काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए। वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। हाई कैलोरी केला, फ्रूट्स होते हैं, उसमें हाई कैलोरी डाइट्स लेनी चाहिए। साथ ही आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सिकलिंग में कुछ एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं और जानलेवा होते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, खासकर आप न्यूमोकोकल, इन्फ्लुएंजा और अभी के कोरोना पेंडेमिक में कोविड वैक्सीन, ये आपको लेना अनिवार्य है। इससे आप काफ़ी इन्फेक्शन से बच सकते हो। तो आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह पर आप रेगुलर न्यूमोकोकल वैक्सीन लें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स लें एज पर द टाइम शेड्यूल। कोविड वैक्सीन आपको लेना ही लेना है। तो ये सब चीज़ों का आप लोगे तो इसके कॉम्प्लिकेशन से बच के रहेंगे। साथ ही सपोज आप दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, सिकलिंग आपको आनुवांशिक के तौर पर आपको मिली हुई है, तो आपको कुछ बीमारियों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। जैसे कि मैंने बताया, इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ अपने आप में इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है, साथ में आपको सिकलिंग है तो इन्फेक्शंस वगैरह से बच के रहना है। लेग अल्सर्स सिकल सेल में बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ में लेग अगर अल्सर हो जाते हैं तो सिचुएशन काफ़ी वर्स हो सकती है। इसके लिए आपको अत्यधिक ध्यान देना, आपका शुगर अच्छा कंट्रोल करना है। बाकी जो बीमारियां हैं जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स है, मैंने बताया आपको, यूरिन कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम हो जाती है सिकलिंग में, जिसके कारण आपकी बॉडी में यूरिन में प्रोटीन जा सकती है। अगर आपको किडनी में नेफ्रोपैथी हो या किडनी की दूसरी बीमारियां हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो कोई भी आपकी कार्डियक प्रॉब्लम है तो मैंने बताया कि आपके कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। साथ में अपने डॉक्टर की सलाह पर सुपर स्पेशलिस्ट में अगर हार्ट के डॉक्टर या किडनी डॉक्टर से सलाह लेनी है तो वो आपको एडवाइस करेंगे। चलिए, तो वर्ल्ड सिकल डे आज है डॉक्टर साहब, और इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर जो मरीज हैं उनसे और जो उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनसे? बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया के इस वर्ल्ड सिकलिंग डे के दिन मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप अपनी बीमारी के प्रति जागरूक हों। आप बीमारी, जैसे कि ये एक उपचार अपनी जगह है, लेकिन एक सोशल स्टिग्मा के रूप में लिया जाता है सोसाइटी में। उससे आप बाहर निकलो, आप अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करो, सबको बताओ। बाकी आप अपनी बीमारी के साथ साथ दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे ताकि वो भी अपने समाज से बाहर आए और बताएं कि हमको सिकलिंग है या छोटी सिकलिंग है या बड़ी सिकलिंग है, ताकि ये समाज में एक
जो अनपढ़ हैं, जो जिनको पता नहीं है इस बीमारी के बारे में, उनको जागरूकता है ताकि वो अपने परिवार में इस सिकल सेल साइकिल को ब्रेक कर सकें। साथ ही ये सोशल स्टिग्मा की तरह ना देखें, क्योंकि ये इस आनुवंशिक बीमारी है, ये आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आपको इसको सोशल स्टिग्मा नहीं कंसीडर करना चाहिए, बल्कि आपको जागरूक करना है, समाज के सभी सदस्यों को जागरूक करना है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इस बीमारी से बचा सकें और जी सबको एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी की रोक कर सकते हैं। बिल्कुल। और सिकल सेल डे पर हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि लगातार इस पर रिसर्च जारी है और बहुत ही बड़ी उम्मीद और आशा के साथ इस वक्त हॉप्टिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो एक विधि आई है जिसके ज़रिए इसका इलाज संभव है, और NHMMI जैसे जो संस्थान है वहाँ पर भी ये इलाज सस्ते में उपलब्ध है और इसका फ़ायदा अब प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।